चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कि हम मैकेनिकल एनर्जी कंसिडरेशन और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंसिडरेशन के बीच में सिमिलरिटी या एनालॉगी बनाएं अकॉर्डिंग टू मोशनल ईएमएफ। ठीक है, तो एनालॉगी ये भारी भारी वर्ड की जगह को रिलेशन देखते हैं। को रिलेशन या एनर्जी कंसिडरेशन, एनर्जी कंसिडरेशन मतलब इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के बीच में देखेंगे, है ना। फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, ओहो कौन सा वाला, मोशनल वाला। ठीक है, ये अब देखो साथ में कैसे चलेंगे इसमें, बढ़िया से डेरिवेशन अच्छी सी है, छोटी सी देखेंगे। यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सी बात है कि जैसे अभी हमने देखा, वी नो दैट कि जो मोशनल ईएमएफ होता है ई, वो होता है BLV। ये होता है ना भैया, E इज इक्वल टू BLV। ये क्या है, ये ईएमएफ इंड्यूस इन द किस में, ये कंडक्टर में ना, सही है ना। इतना जब कोई कंडक्टर v वेलोसिटी से मूव करता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में B में, लेंथ L होती है उसकी, इतनी बातें हैं। ठीक है, और यहाँ से हमारा जो इंड्यूस करंट बनता है I, वो होता है E/R, मतलब BLV/R। अब ये सर ये R क्या चीज़ है, ये बताओ। देखो हमने एक चीज़ देखी थी कि जैसे हमारा कोई कंडक्टर है वो PQRS होता है ना, PQRS। ठीक है, मान लो इस वाली आर्म का हम इंटरनल रेजिस्टेंस R ले रहे हैं, इसका नेग्लिजिबल है, इसका भी नेग्लिजिबल है सेम, और इसका भी क्या है, नेग्लिजिबल है एज़ कंपैरिजन टू R। तो होल ऑफ द PQRS का भी कितना हुआ, R हुआ। एक ही आर्म का लेना है, किसका, कि RQ का। ऐसे डिज़ाइन करेंगे कि सिर्फ RQ का कितना हो, इंटरनल रेजिस्टेंस R हो, बाकी सबका नेग्लिजिबल हो, तो वो है ये R। ठीक है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। आपने आर्म कौन सी ले रखी थी, PQ ले रखी थी सर, वही है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आर्म PQ। बाकी PQ हो गया, QR, RS, SP, इन सब का क्या है, नेग्लिजिबल है, इन सब का हम नेग्लिजिबल मानेंगे। ठीक है जी, ये चीज़ है। तो एक करंट आ गया, अब फोर्स निकालो, फोर्स ऑन द कंडक्टर। ठीक है, वो तो निकाल सकते हो IVL से। नाउ फोर्स एक्सपीरियंस बाई कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर कौन, वही यार PQ कंडक्टर, और कौन। तो फोर्स होता है क्या, बिल साइन थीटा सुना है ना तुमने, IBL। तो देखो I की वैल्यू डालो, कितनी है, BLV/R। I की तो यही वैल्यू है ना भैया, BLV/R। ये सारा अभी इलेक्ट्रिकली चल रहा है। ठीक है, I की वैल्यू कितनी, BLV/R, साथ में B चल रहा है, साथ में L चल रहा है, क्या आएगा, B² L² V/R। सही है ना, B इंटू B स्क्वायर, L इंटू L² V और R, IBL हो गया, फोर्स हो गया। अब मान लो कि तुम्हें कुछ काम करना पड़ेगा ना, ये करने के लिए ये फोर्स भी तो किसी काम से लगा होगा, या ऐसे लग गया होगा, किसी काम से लगा होगा ना। तो उस काम को अगर हम पर सेकंड करें, ये जो फोर्स है किसी वर्क से डेवलप हुआ होगा, उस काम को अगर हम पर सेकंड करें तो पावर होगी। तो हम पावर की बात करते हैं, एनर्जी कंसंट्रेशन पावर के टर्म्स में। तो पावर डेवलप टू मूव PQ। अब तुम्हें समझ में आ जाएगा ये PQ विद वेलोसिटी V, वेलोसिटी V से अगर हमें कंडक्टर को मूव करना है, तभी तो भाई उसमें अगर मूव करेंगे तभी EMF डेवलप होगा। समझ में आई, कुछ हमें पावर चाहिए होंगी ना, मैकेनिकली या इलेक्ट्रिकली, एक वे में कुछ तो पावर चाहिए होगी ताकि कंडक्टर V वेलोसिटी से मूव करे, उसके बाद उसमें EMF डेवलप हो, करंट डेवलप हो, फोर्स डेवलप हो। तो यार पावर तुम्हें पता है वर्क अपॉन टाइम होती है, मैं फिर तुम्हें वही बता रहा हूँ। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस और अपॉन में टाइम है, डिस्टेंस बाई टाइम होती है वेलोसिटी। तो पावर का फॉर्मूला फोर्स इंटू वेलोसिटी भी होता है, बचपन में बड़ा होगा। पावर होती है वर्क बाई टाइम, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी हो गई। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी होगी, पावर हो गया फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो पावर का एक फार्मूला ये भी होता है। तो पावर जो है वो कितनी आई, फोर्स इंटू वेलोसिटी। ठीक है, इतनी लगी होगी, ये लगी है, ये इनपुट है। ठीक है, तो देखो फोर्स कितने, फोर्स ऊपर देखो कितने, B² L² V और अपॉन में कितना R, और वेलोसिटी दोबारा V है, तो आएगी B² L² V²/R। इतनी पावर लगी होगी, ये इनपुट है। अब जरा हम देखते हैं आउटपुट कितना होगा। ठीक है, तो इतना आ गया,
शाबाश। तो याद रखना ये बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर आया, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन भी मान सकते हैं, ठीक है। ये वैसे इंस्टेंटेनियस पावर होगी नहीं, इंस्टेंटेनियस नहीं, एवरेज पावर ही है। इसे इलेक्ट्रिकल नेचर की मान लेते हैं, नहीं ये तो मैकेनिकल नेचर की हुई, इलेक्ट्रिकल दूसरी होगी, मैकेनिकल नेचर की हुई है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल नेचर की पावर होती है आई स्क्वायर आर, वो भी एक बार देख लेते हैं कितनी आ रही है। ये हो गया मैकेनिकल नेचर से। अब एक बार इलेक्ट्रिकल नेचर से देखते हैं कितनी पावर आ रही है। देखो नाउ टू डू दिस, ये करने के लिए सम मैकेनिकल एनर्जी स्पेंट, सम मैकेनिकल एनर्जी इज स्पेंट, ये तो हमें पता चल गया। इसको करने के लिए कुछ मैकेनिकल एनर्जी को हमने स्पेंड करा होगा। इसके बाद क्या करें, टू डू दिस सम मैकेनिकल एनर्जी इज स्पेंट फॉर विच मैकेनिकल एनर्जी पर सेकंड। देखो एनर्जी पर सेकंड पावर ही होता है, ठीक है, कोई भी एनर्जी हो पर सेकंड पावर ही होता है, दैट इज़ पावर। अब एक पावर का फार्मूला हम ये लगा लेते हैं, देखो क्या, पावर इज इक्वल टू वी आई सुना है। अच्छा वी को हम लिख लेते हैं आई आर, वी को आई आर लिख सकते हैं ना, पावर इज इक्वल टू आई वी तो होता है, वी को आई आर लिखा तो आई इंटू आई स्क्वायर हो गया, तो पावर की वैल्यू आ गई आई स्क्वायर आर, ठीक है भैया। और आई की वैल्यू ऊपर से देखो कितनी, बी एल वी बाई आर का स्क्वायर, और ये आर छोटा ही बना लेते हैं अपन लोग, आर छोटा ना, यहाँ पे आर आ गया। तो देखो क्या आया, बी का स्क्वायर एल का स्क्वायर वी का स्क्वायर नीचे आर का स्क्वायर, और यहाँ पे आर है, आर से एक पावर कैंसिल होगी। यहाँ से भी पावर की वैल्यू कितनी आई, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर, पावर की वैल्यू ये आई बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर, जो कि सेम है जो हमने पहले निकाली थी, विच इज सेम एज प्रीवियस, विच इज सेम एज प्रीवियस, सेम एज प्रीवियस, पहले के जैसे ही है, ठीक है, ये याद रखना। अब इसमें एक बात ये हो सकती है कि अगर कुछ पावर हीट के फॉर्म में चेंज भी हो जाए तो वो जो हीट एनर्जी होगी वो कैसे होगी, ऐसा हो सकता है कि कन्वर्जन फैक्टर यहाँ कैसे हो सकता है ना मैग्नेट में या सारी चीज़ों में, क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी माइक्रोस्कोपिक सिस्टम की टोटल समेशन इंटरनल एनर्जी हीट एनर्जी बनती है। तो मेरे हिसाब से यहाँ कन्वर्जन जो हुआ होगा वो ऐसा हुआ होगा कि सबसे पहले जो मैकेनिकल एनर्जी है वो चेंज हुई होगी किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी चेंज हुई होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी देन हीट या थर्मल एनर्जी में चेंज हुई होगी, हीट या थर्मल एनर्जी में चेंज हुई होगी। और अगर हम ये देखें थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी पर सेकंड, तो उसका भी फार्मूला वही आएगा जो आया, थर्मल या हीट पर सेकंड, वो भी इतना ही होगा, कितना, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर है, तो ये पावर ही ना, इसलिए यही होगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर। क्लियर है भैया, शाबाश शाबाश, तेज बच्चे, गुड। अब इसके बाद देखो एक ना बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, मैंने आपको पहले ही बताया था, जिसको हम एडी करंट बोलते हैं, बड़ी ख़तरनाक चीज़ है वो, उसको भी समझो क्या चीज़ है कि वो एडी करंट्स, एडी करंट्स होता क्या है कि ये नेचुरल है, इट इज़ नेचुरल फिनोमिना, आप इसे ख़त्म नहीं कर सकते, नेचुरल फिनोमिना। जैसा आप सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो बल्क फिनोमिना सुना है ना, तो ये एडी करंट होता क्या है कि जो लार्ज बल्क बहुत बड़े बड़े कंडक्टर्स होते हैं, मशीन्स होती हैं, उसमें क्या होता है, उसमें नेचुरली जब फ्लक्स चेंज होता है तो एक इंड्यूस करंट डेवलप होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एडी करंट बोलते हैं। इसे डेवलप वैसे फौकॉल्ट ने करा था, तो ऑल्सो नोन एज फौकॉल्ट करंट भी कहते हैं, FAU फौकॉल्ट्स करंट, क्योंकि डेवलप उन्होंने करा था फौकॉल्ट्स ने, कुछ 1850 समथिंग की बात है, तो तब करा था, तो इसलिए इन्हें ऐसे करते हैं। तो एडी करंट होता क्या है यार, दुनिया में आपको बड़ी बड़ी मशीनरी लगानी पड़ती है बल्क में, उनमें नेचुरली जब फ्लक्स चेंज होगा तो एडी करंट डेवलप होगा।
हमारे लिए हानिकारक है, नुकसानदायक है? नुकसान है, इसका बहुत नुकसान है। क्यों है? क्योंकि इसकी वजह से ना जो हमारे मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं वो टीयर हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं ना, और उनको अननेसेसरी हीट झेलनी पड़ती है इस करंट की वजह से। यह है। तो पहले हम समझते हैं ये क्या है कि एडी करंट्स आर द इंड्यूस करंट developed in the bulk pieces of conductor। एडी करंट ऐसे कंडक्टर हैं जो डेवलप होते हैं किसमें? बल्क पीसेस ऑफ द कंडक्टर में। एडी करंट आर द इंड्यूस करंट डेवलप्ड इन द बल्क पीसेस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, ये है व्हेन द amount of magnetic flux linked with conductor changes। जो मैग्नेटिक फ्लक्स है कंडक्टर के साथ वो चेंज होगा तो एडी करंट डेवलप होगा। ठीक है यार, एडी करंट होगा क्या? कोई भी करंट जो होता है, ठीक है, वो होता है EMF बाई रजिस्टर। तो यहाँ पे तो इंड्यूस EMF होगा तभी इंड्यूस करंट होगा ना। ये एडी करंट एक तरह का इंड्यूस करंट है, इंड्यूस है ना, इंड्यूस EMF बाई रजिस्टर। और ये रजिस्टर किसका लेना है या रेजिस्टेंस किसका लेना है? बल्क पीसेस ऑफ द कंडक्टर का। तो E/R हो गया। और E यहाँ BLV मत लेना, पागल मत बने करो, वो तो मोशनल है। यहाँ कहाँ मोशन हो रहा है? यहाँ EMF होगा फ्लक्स के चेंज होने से। क्या होता है? -dφ/dt ये होता है EMF। और अपॉन में क्या आ गया? R आ गया। ठीक है, तो I इज इक्वल टू -dφ/dt/R। क्लियर? डायरेक्शन वही लेंज लॉ से आएगी और ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, अब इसमें क्या बताऊँ मैं आपको, एक इसमें ना एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन आती है, बहुत बढ़िया। मुझे रे थोड़ी देर के लिए समझ लो। होता क्या है? होता कुछ नहीं, हमने जैसे एक सिलेंडर ले लिया, और इसका हमने सोलोनॉइड बनाया। ठीक है, यहाँ पे कॉइलिंग करके सोलोनॉइड बनाया ये। और फिर इसके बाद इसके ऊपर ना हम एक कॉइन रखते हैं, यहाँ पे एक कॉइन रखा जाता है। सेम साइज़ को बना लोगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। ठीक है, ये ऐसा हो गया। यहाँ पे एक कॉइन रखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे करंट लगाते हैं, प्लस माइनस ऐसे। ये करंट लगा दिया तो होता क्या आपको पता है? जब करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना, ये सोलोनॉइड है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और जब वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू में आ जाएगी तो होगा क्या? ऐसा कि कुछ होगा कि लेंज लॉ के हिसाब से, समझ में आया? इस सिलेंडर है, इसमें वो कॉइलिंग कर दी तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया सोलोनॉइड वाला। इसमें हम करंट प्रोड्यूस करा रहे हैं बैटरी की मदद से, तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और जब वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू में आ जाएगी तो होगा क्या? मान लो यहाँ सेटअप होगी वो लेंज लॉ के हिसाब से नॉर्थ बना, तो लेंज लॉ के हिसाब से कॉइन में भी नॉर्थ बनेगा और ये दोनों रिपेल करेंगे। तो पता क्या होगा? मैग्नेटिक लेविटेशन टाइप का होगा। ये जो कॉइन है ये हवा में उड़ेगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर उड़ेगा। अगर आपने इसे क्लोज़ कर दिया ना कॉइल को, अगर यहाँ पे कोई की होती, ठीक है, ऐसे बता रहा हूँ, तो अगर उसको क्लोज़ कर दिया तो आप ऐसा कोई विजुअल देखते हैं कि कॉइन ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। ये क्यों हुआ? सिंपल से एडी करंट की वजह से ही हुआ। ये बल्क पीस है, बहुत बड़ा सोलोनॉइड है, बल्क पीस है, तो इसमें फ्लक्स के चेंज होने से, क्योंकि करंट आप भेज रहे हो तो फ्लक्स चेंज होगा। पहले नीचे से डेवलप होगा, करंट ऊपर जाएगा, फ्लक्स चेंज होगा, जिसकी वजह से EMF इंड्यूस होगा और एडी करंट बनेगा। और लेंज लॉ के हिसाब से मैंने आपको बताया करंट की डायरेक्शन लेंज लॉ से ही आएगी। तो लेंज लॉ के हिसाब से यहाँ पे क्या होगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन डेवलप होगा दोनों में, नॉर्थ। तो आपका ऐसे विजुअल इलस्ट्रेशन दिखेगी ऐसे। ठीक है, ये चीज़ है। शाबाश। अब क्या है, देखो एडी करंट एक नेचुरल फिनोमिना है, तो भाई इसे कभी ख़त्म नहीं कर जा सकता। आप मिनिमाइज़ कर सकते हो इसे, मिनिमाइज़ के बहुत चीज़ें हैं, बट इसे कभी ख़त्म नहीं करा जा सकता। तो नोट लिख लेना, वी कांट एलिमिनेट एडी करंट्स, बट
only can minimize them। हम एडी करंट को ख़त्म नहीं कर सकते, बस इन्हें मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ये चीज़ है। ठीक है भैया, ठीक है साथियों, हम इसे एलिमिनेट नहीं कर सकते, बस क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं। एडी करंट के काफ़ी तरह के एप्लीकेशन हैं, अगर आप फिंगर टिप्स में याद रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। जैसे आपका गाड़ी का स्पीडोमीटर होता है, ओडोमीटर होता है, इलेक्ट्रिकल मीटर होते हैं, इंडक्शन फर्नेस होता है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर होता है, इन सब में इसका यूज़ है। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट अगर आप देखना चाहें तो जैसे आप पे है एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट, डिटेल में आप गूगल कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे तो बस लिखने के लिए आता है एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट कैसा आएगा। देखो, पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, डैम्पिंग मतलब क्या होता है आपको पता ही है, मोशन को फोर्सफुली रोक देना, या उसके जो ऑक्सीलेशन होते हैं उसे फोर्सफुली रोक देना, डैम्प आ जाना। एयर में भी जैसे डैम्प होता है, इसका जैसे एग्जांपल है डेड बीट गैल्वेनोमीटर, मैंने आपको बताया था, कॉइल को वाउंड करते हैं मेटेलिक फ्रेम के ऊपर। ठीक है, तो डेड बीट लीनियर स्केल बनता है इससे गैल्वेनोमीटर का, है ना, स्टेबल स्केल। तो जैसे डेड बीट गैल्वेनोमीटर हो गया, कैसा है डिटेल में तो वो यार आपको पढ़ना पड़ेगा खुद, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, और हम और क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ है इंडक्शन फर्नेस में, वो जो इलेक्ट्रिक वाली भट्टी आती है ना क्लिन, वैसा इंडक्शन फर्नेस, जैसा आप आजकल कोरोना में देख रहे होंगे कि अंतिम संस्कार नहीं करते, भट्टी में जला देते हैं, वही वाली चीज़ इंडक्शन फर्नेस। और क्या हो सकते हैं यार, जैसे ट्रेन्स होती हैं उसमें मैग्नेटिक ब्रेक्स होते हैं, मैग्नेटिक ब्रेक्स, ट्रेन्स जो होती हैं ना उसमें मैग्नेटिक ब्रेक्स होते हैं, ये चीज़ है। और जैसे स्पीडोमीटर और ओडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर और इलेक्ट्रिकल मीटर होता है, उन सब में एडी करंट का यूज़ है। पर यह कभी भी उसमें नहीं होगा, किसमें, जो चेक करने के लिए लगाते हैं ना एयरपोर्ट में, क्या बोलते हैं उसे, अभी पढ़ा था तुमने, बताओ, मेटल डिटेक्टर, उसमें नहीं होगा। तो स्पीडोमीटर में होगा, ओडोमीटर में होगा, इलेक्ट्रिकल मोटर में होगा। इलेक्ट्रिकल मीटर जैसे पावर मीटर होते हैं उसमें है इलेक्ट्रिकल पावर मीटर। एप्लीकेशन बता रहा हूँ, तुम खुद गूगल करो, कुछ काम खुद भी करे करो, फालतू में अननेसेसरी मत करे करो इसे। ये है, और भी हो सकता है जैसे इंडक्शन मीटर हो गया, कितना लिखा होगा, इंडक्शन मीटर, इन सब में होता है। अब इसके कुछ ना अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट होते हैं जो हमें चाहिए नहीं, एप्लीकेशन तो बहुत हैं पर इसके अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट भी हैं। एक तो क्या है, दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टीयरिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ हैवी मशीनरी स्पेयर पार्ट्स। तो अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट, अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स, अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स ऑफ एडी करंट्स। एडी करंट्स के अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट क्या हैं, ये हमें बात करनी है इसके बारे में। तो यार पहले तो वही है, क्या, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टीयरिंग, या टीयर मतलब फट जाना, मतलब फाड़ देना, है ना, टीयरिंग, वेयरिंग एंड अनडिज़ायरेबल हीटिंग, अनडिज़ायरेबल हीटिंग ऑफ हैवी मशीनरी। जो हम बड़ी बड़ी मशीन से लगाते हैं उसमें जो टेयरिंग होती है, टूट जाते हैं, नट बोल्ट में क्रैक आ जाता है, वो इन्हीं की वजह से होता है ना, हैवी मशीनरी। दूसरा क्या है, दूसरा है इट अपोजेज रिलेटिव मोशन, इट अपोजेज रिलेटिव मोशन, जो हमारा रिलेटिव मोशन होता है उसे अपोज करता है। तो कितना बेकार है ना, जबकि इंड्यूस ईएमएफ डेवलप ही क्यों होता है, क्योंकि जो फ्लक्स चेंज हुआ वो रिलेटिव मोशन की वजह से होता है, आपको पता है, फ्लक्स मैग्नेट और कॉइल के बीच में, उसे अपोज करता है। अब देखो अपोज करेगा तो होगा क्या, अपोज करेगा तो मैकेनिकल एनर्जी आपकी निकल नहीं पा रही, मोशन जो हो रहा है रिलेटिव मोशन, उसमें आपकी कौन सी एनर्जी लग रही है, मैकेनिकल एनर्जी, वो मैकेनिकल एनर्जी यूटिलाइज़ नहीं हो पा रही, आगे नहीं बढ़ पा रही। मैकेनिकल एनर्जी का काम मोशन होता है, वो हो ही नहीं पा रहा मोशन, तो अब वो एक अनडिज़ायरेबल एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, मैकेनिकल एनर्जी, जिसे हम हीट कहते हैं। तो ये हीट के लिए बहुत बड़ा योगदान है इसका। इट रिजल्ट इन लॉस ऑफ एनर्जी
इन लॉस ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट, इन फॉर्म ऑफ हीट, हीट के फॉर्म में एनर्जी का लॉस होता है। एक तो ये बात है इसमें बड़ी दिक्कत वाली। और कुछ हो सकता है? बस ये। अब हीट की वजह से क्या होता है, हीट होगी तो इंसुलेशन ख़राब हो जाती है, इंसुलेशन वीक हो जाएगी, और जो हमें अप्लाइंस उनकी जो लाइफ है अब वो शॉर्ट स्पेन की हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। ये इंसुलेशन का काम बचाना होता है ना उसे, तो ये दिक्कत है। अब इसको मिनिमाइज़ कैसे करेंगे वो दिक्कत है, क्योंकि एडी करंट का काम बहुत जगह है, ट्रांसफार्मर इन जगह, कॉइल में काफ़ी जगह है। तो मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं एडी करंट को? देखो, ख़त्म तो करा नहीं जा सकता, नेचुरल है, हम बड़ी मशीन तो रोक नहीं सकते, उनको तो चलाना ही पड़ेगा, तो एडी करंट डेवलप हो गई। तो मिनिमाइज़ कैसे करें? मिनिमाइज़ टू मिनिमाइज़ एडी करंट होगा क्या, समझो। मान लो ये हम पे एक बल्क पीस है, ठीक है, ये बल्क पीस। अब इसमें क्या है, करंट जैसे 10 एम्पियर का फ्लो कर रहा, पर इसमें जो हमारा नॉर्मल करंट है ना, कन्वेंशनल करंट, पर जो हमारा एडी करंट बन रहा, एडी करंट वो बहुत ज़्यादा बन रहा, बहुत ज़्यादा, जीरो से बहुत ज़्यादा बन रहा, बहुत ही ज़्यादा। अब क्या है, हमने इसे क्या करा, पतली पतली शीट्स में काट दिया, समझ रहे हो। एक सॉलिड चीज़ है यही वाली, इसको हमने पतली पतली शीट्स में काट दिया, ऐसे। पतली पतली शीट्स में काट दिया, है ना। एक मोटा सा लोहे का टुकड़ा है, पतली पतली शीट्स में काट दिया उसे, बारीक बारीक पतली पतली शीट्स में, जैसे पेस्ट्रीज की होती हैं वैसे पतली पतली शीट्स में काट दिया, और बीच में लेमिनेशन कर दिया। पतली पतली शीट्स में काटा और बीच में लेमिनेशन कर दिया। अब इससे क्या होगा, देखो फ्लक्स तो उतना ही बनेगा, बट क्या होगा, जो इंड्यूस करंट है उसकी कंटिन्यूटी नहीं रह पाएगी, जिसकी वजह से हम सक्सेसफुल हो जाएंगे इसे थोड़े बहुत मिनिमाइज़ करने में। तो हम क्या करेंगे कि बल्क पीस कैन बी कट इनटू थिन शीट्स, देन लैमिनेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, लैमिनेशन कर दिया पन्नी पुन्नी से, पीवीसी से, लैमिनेटेड, एंड देन जॉइन। अब इनको जॉइन कर दिया, ठीक है। तो जो हमारे बल्क पीस थे उनको कट करा थिन शीट में, पतली पतली शीट्स में कट करा, लैमिनेट करा, जॉइन कर दिया। अब इससे सक्सेसफुली हमने जो एडी करंट है उसे थोड़ा रिड्यूस कर दिया, एडी करंट को मिनिमाइज़ कर दिया, एडी करंट को क्या कर दिया, मिनिमाइज़ कर दिया। कैसे करा, तो डिटेल में जाओ, ढूंढो कैसे करा। अब सिंपल सी बात है, इसमें होता कैसे, या तो आप देखो, जब आप इसे थिन शीट में काट दोगे तो जब ऊपर इंसुलेशन लगाते हो ना, इंसुलेशन लैमिनेटेड के ऊपर इंसुलेशन लगाते हो, वो किसका लगाते हो, लेक्वर का, लेक्वर होती है ना, लेक्वर, विनाइल लेक्वर, इन सब जैसी लेक्वर होती है। लेक्वर क्या होती है, जो दारू से बने, उनका हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और एक और बात है, हम इन शीट्स को कैसे लगाएंगे, शीट्स शुड बी अरेंज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। शीट्स को ना मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल लगाएंगे। क्यों लगाएंगे पैरेलल, ताकि सो दैट दे कैन क्रॉस बैरियर को क्रॉस कर लेंगे, किसके, एडी पाथ के, दे कैन क्रॉस एडी करंट पाथ बैरियर। तो इससे सक्सेसफुली फिर उसको ना, इसके ना व्रथ झेलना नहीं पड़ेगा, एडी करंट से उसका सामना कभी होगा नहीं अगर हम पैरेलल मूव करेंगे। ऐसे कुछ थ्योरी पॉसिबली दी थी, ठीक है, ये चीज़ है। तो इतना आप देख लोगे तो बहुत हो जाएगा आप लोगों के लिए एडी करंट में। बस इसमें लैमिनेशन का यूज़ होता है, इतना याद रखना, ठीक है, शाबाश। गुड मॉर्निंग साथियों। आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की क्लास में हम नया टॉपिक जो है
वो पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। क्या चीज़ है सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन? अगर आपको पहले से पता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं समझाता हूँ। देखिए, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? सेल्फ इंडक्शन सिंपल सी बात है। देखो, सेल्फ इंडक्शन मतलब ये है, कॉमेडिक सेंस में बताऊँ तो तुम अपने ही मुक्के मार रहे हो मुंह में, तुमने अपने ही घुसे मार रखे मुंह में, ये सेल्फ इंडक्शन है। म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? दो बंदों की लड़ाई हो रही है, करण अर्जुन की, एक दूसरे के उन्होंने मुक्के चला रखे हैं, एक दूसरे के मार रखे हैं मुक्के। ये सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन में फ़र्क है। कोई पागल इंसान होगा तो अपने ही वो हानि पहुँचाएगा, अपने को ही मारेगा, मुक्के मारेगा, चाकू से मारेगा, तो ये चीज़ सेल्फ इंडक्शन होती है, ठीक है। और म्यूचुअल इंडक्शन आपको पता है, तूने मुझको मारा, मैं तेरे को और मारूंगा, ये हमारा म्यूचुअल इंडक्शन होता है। कॉमेडिक सेंस में ये है। बट सेल्फ इंडक्शन असली में होता क्या है? मान लो आप बहुत से फिज़िक्स के एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, और कभी कभार क्या होता है, आप करंट बेस एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, और कभी कभार क्या होता है, जितना ऑब्जर्वेशन के लिए, एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन के लिए करंट चाहिए उतना आपकी कॉइल में है नहीं, तो आप क्या करोगे? करंट को बढ़ाओगे। कैसे बढ़ाते हैं? रेजिस्टेंस बॉक्स की मदद से बढ़ाते हैं, है ना। जो कॉइल का कनेक्शन होता है वो रेजिस्टेंस बॉक्स से होता है। तो पहले आपने 50 ओम पे लगा रखा, अब आपने 10 ओम पे लगा दिया, तो 50 के मुकाबले 10 ओम तो कम रेजिस्टेंस है, तो अब करंट ज़्यादा फ्लो होगा सर्किट में। सेल तो हर समय या बैटरी हर समय चेंज नहीं कर सकते ना, तो रेजिस्टेंस बॉक्स की मदद से कंट्रोल करते हैं करंट को। अब होगा क्या, 50 ओम में कम करंट बह रहा था, और 10 ओम में या 20 ओम में ज़्यादा करंट बहेगा, ज़्यादा करंट फ्लो होगा, तो ऑब्वियसली करंट बढ़ गया। तो जैसे करंट बढ़ गया, तो जो हमारा सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, ऑब्वियसली उसके इक्विलिब्रियम से हमने छेड़खानी कर दी, है ना। जैसे इनर्शियल मोशन होता था पहले काइनेमेटिक्स में, वैसे यहाँ पे भी है। ये सारा इनर्शिया से ही रिलेटेड है, इलेक्ट्रिसिटी का जो इनर्शिया होता है उससे रिलेटेड है। इनर्शिया यू ऑल नो क्या चीज़ होती है। तो आपने क्या करा, कॉइल का जो करंट फ्लो है उसका मैग्नीट्यूड आपने चेंज करा। कॉइल को बुरा लगेगा क्योंकि उसका फ्लक्स चेंज हो गया ना, मैग्नेटिक फ्लक्स। कोई मूविंग करंट क्या बनाता है? मैग्नेटिज्म बनाता है। किसकी मदद से? मैग्नेटिक फ्लक्स की मदद से। तो जैसे आपने करंट चेंज करा, मैग्नीट्यूड बढ़ाया घटाया, तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया? चेंज हो गया। अब लेंज लॉ के हिसाब से जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो एक इंड्यूस ईएमएफ जन्म लेगा, जिसकी डायरेक्शन ऐसी होगी कि आपने जो करंट बढ़ाया अगर वो क्लॉकवाइज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ताकि जितना आपने बढ़ाया उसको वो अपोज कर सके। या अगर आपने करंट एंटी क्लॉकवाइज घुमाया या बढ़ाया तो आपका इंड्यूस ईएमएफ या करंट कैसा होगा? क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। यही हमें सेल्फ इंडक्शन बताता है। सेल्फ इंडक्शन किसी भी कॉइल की, ऑब्वियसली दैट विल बी इंड्यूस स्पेसिफिक कॉइल, इंडक्शन को वो सपोर्ट करेगी, उधार के ईएमएफ उधार के करंट को वो फॉलो करेगी, सपोर्ट करेगी। तो ऐसे अगर आपको कोई कॉइल मिलती है, ठीक है, तो उसकी एक अपनी प्रॉपर्टी होती है, सेल्फ प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से वो हमेशा जो उसके ईएमएफ या करंट में, पेरेंट ईएमएफ या पेरेंट करंट में जो चेंज आएगा उसको वो क्या करेगी? अपोज करेगी। जिस थाली में खाया उसी थाली में क्या कर दिया? छेद कर दिया। करंट हमने बढ़ाना चाहा उसके फ़ायदे के लिए और वो उसको अपोज करने लगा। कैसे? इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट को जन्म देके। ये हमारी सेल्फ इंडक्शन होती है यार। तो इसको आप लिखने के लिए तो अभी लिख लिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। इट इज़ द property, it is the property of the coil by virtue of which, साफ दिख रहा है? पहले बड़ा नया मार्कर है ये, यस साफ तो दिख ही रहा है। तो क्या है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ विच द कॉइल opposes any change in the magnitude या direction of its. It is the property of the coil by virtue of which the coil opposes any change in the magnitude या direction. मैग्नीट्यूड मतलब स्ट्रेंथ हो गया ना, स्ट्रेंथ भी लिख सकते हो। मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन ऑफ इट्स करंट, जो मतलब कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है उसको अपोज करेगी बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ या करंट ऑन इटसेल्फ
इन अपोजिट डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ, लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये पूरी राम कहानी हमने क्या लिख दी कि कॉइल की ये एक नेचुरल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो हमेशा अपोज करना चाहेगी क्या चीज़, अगर हम उसके करंट की डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड या स्ट्रेंथ में क्या करना चाहें, परिवर्तन या चेंज लाना चाहे। और कैसे करेगी कि लेंज लॉ के हिसाब से ऑब्वियसली आपको पता है अंदर ही अंदर उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा जब आप करंट को चेंज करोगे, जिसकी वजह से उसमें अपोजिट डायरेक्शन में EMF इंड्यूस या करंट इंड्यूस हो जाएगा। EMF होता है जब दो ओपन एंड पॉइंट्स हों, और करंट कब होगा, जब वो क्लोज सर्किट में हो। ठीक है, तो इसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं इसे, एक बार इलस्ट्रेशन दिखा देता हूँ, फिर मैं ये बताऊँगा आपको कि कैसे सेंस में ये रिवर्स या बढ़ेगा। तो देखिए, मान लीजिए आपने क्या करा, आपने यहाँ एक कॉइल ले ली, ये सोलोनाइड नहीं, सोलोनाइड इससे ज़्यादा डेंस होता है। ठीक है, यहाँ आपने की ले ली और यहाँ आपने रेजिस्टेंस बॉक्स लगा रखा है। रेजिस्टेंस बॉक्स आप ऐसे भी दिखा सकते हैं और वैसे भी दिखा सकते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स मान लो या रियोस्टेट मान लो, आप कुछ भी कर सकते हैं ना। तो अगर इसे और अच्छा बनाना है तो यहाँ हम रियोस्टेट दिखा सकते हैं। RH हमारा रियोस्टेट हो जाएगा। दिख रहा है आप लोगों को? शाबाश, दिख तो रहा है। अब इसके बाद क्या है, मान लो सर बैटरी तो लगाएंगे, तो बैटरी आप यहाँ लगा लो। ठीक है, मान लो ऐसे करंट बढ़ेगा या ऐसा करंट है। ठीक है, और से अभी मान लेते हैं इनिशियल कंडीशन में पहले तो मैं बस आपको ये बताऊंगा करंट को आप चेंज कैसे कर सकते हैं, है ना, फिर बाकी इलस्ट्रेशन देखेंगे। तो इनिशियल कंडीशन में से करंट आपका 10 एम्पियर है से, और आपके ऑब्जर्वेशन सही नहीं बैठ रही, और आपने अब फाइनली टर्मिनली क्या करा, यूजिंग रेजिस्टेंस बॉक्स की मदद से या रियोस्टेट की मदद से आपने क्या करा, इसका कनेक्शन अब इधर की जगह इधर लगा दिया ये। तो ऑब्वियसली अब रियोस्टेट की कुछ और वैल्यू हो जाएगी। जैसे 10 एम्पियर किसी रियोस्टेट की पहली वैल्यू के लिए, जैसे 10 एम्पियर है R1 ओम के लिए, और अब वैल्यू आ गई R2 ओम, और R2 या तो ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है R1 से, आपको जो भी कंडीशन माननी है वैसी चलेगी। तो अब हमारा करंट नया चेंज हो जाएगा, I डैश होगा, या तो वो 5 एम्पियर हो सकता है, कम हो सकता है, या 15 एम्पियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट मैंने आपको बताया सक्सेसफुली कि करंट कैसे चेंज होगा। आपको बस कॉन्टैक्ट क्या करने हैं, अलग करने हैं। पहले यहाँ पे था, अब कॉन्टैक्ट इधर कर दिया या वैसे कर दो। इसकी वजह से क्या होगा, अब सिंपली सी बात है, जब ये हो जाएगा तो आपने करंट चेंज करा तो आपका फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज होगा। ये आप लिखना, ठीक है, नोट इट डाउन कि ड्यू टू चेंज इन करंट बाय यूजिंग रेजिस्टेंस बॉक्स और रियोस्टेट, द magnetic flux linked with this coil, the magnetic flux linked with this coil will changes as a result according to Lenz law, and induce current, EMF नहीं क्योंकि close है ना, and induce current will be produced that will opposes this increment or decrement in the current। जो ये इंक्रीमेंट आया बड़ा करंट या जो कम हुआ करंट, इसको अपोज कौन करेगा, जो आपका इंड्यूस EMF या इंड्यूस करंट डेवलप होगा। कहाँ से होगा, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपने फ्लक्स चेंज करा। भाई फ्लक्स क्यों चेंज हुआ, क्योंकि कारण ही क्या है, करंट को बढ़ाया या घटाया। तो ये बातें थी। अब थोड़ी और एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा और इसे समझने की कोशिश करेंगे कि हमें समझ में तो आ रहा है कि इंड्यूस करंट क्या है, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग आ भी रहा है, पर क्या ये इंड्यूस करंट एडी करंट ही है, नहीं, क्योंकि कॉइल बहुत छोटी है, ये एडी करंट प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। क्या है वो एग्जांपल, मान लो कि उसका पहला पार्ट जो है उसमें क्या है, हम करंट बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ऐसे हमने एक कॉइल बना दी और मान लो यहाँ पे कोई कनेक्शन होगा जिसकी वजह से मान लो इनिशियली तो I1 करंट 10 एम्पियर है, 10 एम्पियर जारी है और 10 एम्पियर ही आ रही है। कुछ समय बाद क्या हुआ, देखो ये इनिशियल कंडीशन थी। कुछ समय बाद क्या हुआ, आपने नीचे कुछ भी हो सकता है, बैटरी आपने चेंज कर दी, पर बैटरी चेंज करने से ये जो आपका डेवलपमेंट हुआ करंट में ये कम हो जाएगा। तो ऑब्वियसली आप मान के चलो नीचे हाइपोथेटिकली ये क्या है, रियोस्टेट है, अपने दिमाग में मान के चलो
कॉइल वही है, कॉइल वही है, और मान लो अब करंट हो गया वैसे जाएगा, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुई, करंट अब 15 एम्पियर हो गया। तो अगर हम नेट इंक्रीमेंट देखें करंट में कितनी की हुई, 5 एम्पियर की हुई। हम अपनी सहूलियत के लिए, अपने कंफर्ट के लिए साथियों ऐसा मान लेते हैं कि 1 यूनिट ईएमएफ 1 यूनिट करंट के बराबर है, मतलब 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। ठीक है, कंसीडरिंग रेजिस्टेंस एज कांस्टेंट, कांस्टेंट ही है, एक बार बढ़ा दिया तो बढ़ा दिया, घटा नहीं रहे, तो 1 यूनिट ईएमएफ को 1 यूनिट करंट मान लिया। अब हुआ क्या, देखो डेल्टा आई कितना हुआ, 5 एम्पियर हुआ। हमारा सिस्टम या हमारा जो कॉइल है उसकी नेचुरल टेंडेंसी ये चाहेगी कि अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाए, मतलब 10 एम्पियर ही आ जाए। तो होगा क्या, आप सिंपल था, एक बात समझो, ये 5 एम्पियर जो इंक्रीमेंट हुआ करंट में, इसे हमें न्यूट्रलाइज या बिल्कुल ही वैनिश करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। उसके लिए जो हमारा इंड्यूस ईएमएफ होगा, इंड्यूस ईएमएफ होगा, वो कितना जाएगा यार, वो जाएगा आपका 5 वोल्ट। ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ 5 वोल्ट जाएगा, और उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी जो मैं बोल्ड उससे बना रहा हूँ। ये हमारी इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन है। ऑब्वियसली उसे पेरेंट करंट को क्या करना है, अपोज करना है। पेरेंट करंट ऐसे जा रहा है, इंड्यूस ईएमएफ ऐसे जाएगा, तो जितना बड़ा है उतना ही कम हो जाएगा। अब इसी इंड्यूस ईएमएफ ने अगर ये क्लोज सर्किट होता तो यही इंड्यूस करंट बनाता। लिखाने से बढ़िया है आप ऐसे समझ लो, इनको यादों को ताज़ा रखना। तो इंड्यूस करंट 5 एम्पियर बनेगा। ये 5 एम्पियर अगर पॉजिटिव सेंस में है इंक्रीमेंट, तो ये 5 एम्पियर नेगेटिव सेंस में होगा। कुल मिला के इनका नेट इफेक्ट कितना आएगा, 0 आएगा। तो सक्सेसफुली आप कितना कर पाए, इसे दोबारा ही 10 एम्पियर कर पाए। 5 एम्पियर नेचुरली आपने बढ़ाया था, 15 हो गया था, और फिर उसके बाद जो आपका इंड्यूस ईएमएफ है वो 5 वोल्ट हुआ अकॉर्डिंग टू लेंजिस लॉ। ये दोनों चीज़ होगी अकॉर्डिंग टू लेंजिस लॉ। लेंजिस लॉ के अकॉर्डिंग ये 5 वोल्ट इंड्यूस ईएमएफ देगा। उसकी पोलैरिटी कुछ ऐसी होगी इंड्यूस ईएमएफ की कि यहाँ पॉजिटिव होगा और यहाँ क्या होगा, नेगेटिव होगा, और करंट फिर ऐसे ही फ्लो करेगा। कौन सा वाला, इंड्यूस करंट 5 एम्पियर। 5 एम्पियर का इंक्रीमेंट था, दोनों कैंसिल हुए, 0 आया। 0 मतलब नेट करंट अब 10 एम्पियर ही है, क्योंकि +5 बड़ी थी, -5 आपने कम कर दी। 10 + 5 थी, अब आपने -5 और कर दी, तो 5 से -5 कैंसिल हुआ, कितना बचा, 10 बचा। ये चीज़ है, क्लियर, शाबाश, ठीक है, वेरी गुड, चमकदार लोग हो तुम लोग। चलो इसी का उल्टा अगर हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन ये करें कि 10 एम्पियर ऐसे जा रहा है, और अब आपका I2 कितना हो गया, I2 अब आपका 5 एम्पियर हो गया। तो 5 ले लो यार, कुछ और ले लो यार, क्योंकि फिर 5 पे कन्फ्यूज़ होगा। मान लो 7 एम्पियर हो गया, तो आपका घटा है, कितना एम्पियर घटा है, 3 एम्पियर घटा है। तो आपका इंड्यूस ईएमएफ अब 3 वोल्ट बनेगा। अगर इंड्यूस ईएमएफ 3 वोल्ट बन गया तो इंड्यूस करंट भी 3 एम्पियर बनेगा। तो घटा कितना था, अब यहाँ पे नेगेटिव कर दो और यहाँ पे क्या कर दो, पॉजिटिव कर दो। घटा कितना था, 3 एम्पियर घटा था, बढ़ कितना गया, 3 एम्पियर। तो आप ध्यान से देखो, 10 था, आपने कितना घटाया, 3 एम्पियर घटाया, कितना बन गया, 7 बन गया। बट फिर इंड्यूस करंट आया +3, ठीक है, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे भी +3 होगा, दोनों साइड +3 लगाया, तो यहाँ पे भी 10 हुआ, यहाँ पे भी कितना हुआ, 10 हुआ। 10 - 3 7 होता है, +3 ये कौन सा है, इंड्यूस करंट का है, तो दोबारा कितना हो गया, 10 हो गया। तो दूसरी इलस्ट्रेशन भी आपको समझ में आई होगी, क्लियर इतना। अब इसका हम एक्सपेरिमेंटल लोगों ने करा है इसका ऑब्जर्वेशन, और एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन अगर आपको देखनी है तो आप देख सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल इसकी जो ऑब्जर्वेशन थी वो कुछ इस तरह की थी कि हम लोगों ने क्या करा था, एक सिंपल सा सर्किट बनाया था जिसमें यहाँ पे एक बल्ब लगाया था, ऐसे सिंपल सा सर्किट था, ठीक है। यहाँ पे हमने बल्ब लगाया था, और बल्ब लगाने के लिए यहाँ पे एक कॉइल लगा लो पहले, कॉइल से ही इंडक्शन बन पाएगा, और यहाँ सॉफ्ट आयरन कोर है, ठीक है। ये चीज़ आपकी क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर है। सॉफ्ट आयरन कोर आपको पता है कम्प्लीटली मैग्नेटिज्म को कंट्रोल करता है, बहुत तेज़ी से मैग्नेटाइज करता है, बहुत तेज़ी से डीमैग्नेटाइज करता है। तो ये सॉफ्ट आयरन कोर है। देन यहाँ आपने की लगानी है, की लगा दी, प्रेस करेंगे इसे, एंड देन यहाँ पे वही आपका रियोस्टेट हो जाएगा। ये रहा, दिस इज़ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। अब हमने क्या देखा, जब हमने की को टैप कर दिया तो मान लो ये जला, पहले ऑब्जर्वेशन ये आई, ये ग्लो करा,
ठीक है, कॉन्टैक्ट के साथ। फिर हमने क्या करा, जैसे ही हटाना शुरू करा, इस कॉन्टैक्ट को हटाया, की को तो दबाई रखा है, कॉन्टैक्ट है, तब एक कंप्लीट सर्किट बना, क्लोज सर्किट बना और ये ग्लो करने लग गया, है ना। ग्लो इन फेयर क्वांटिटी, ज़्यादा ना ज़्यादा डिम ना ज़्यादा ब्राइट, फेयर क्वांटिटी में ग्लो करने लगा। बट हमने ये ऑब्जर्वेशन देखी कि हमने रियोस्टेट भी चेंज नहीं करा, की भी प्रेस करके रखी और कॉन्टैक्ट हटाना शुरू करा, कॉन्टैक्ट हटाना शुरू करा। तो आप बताओ होगा क्या। ऑब्वियसली आप कॉन्टैक्ट हटाओगे तो करंट एकदम से जीरो नहीं होगा, करंट एकदम से जीरो नहीं होगा। बल्ब अगर आप ऑफ़ करते हो तो क्या एकदम से बंद हो जाता है? नहीं, धीरे धीरे उसकी ब्राइटनेस क्या होती है, कम होती है। मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आप ये कॉन्टैक्ट हटाना शुरू करोगे, सारी चीज़ लिखा तो नहीं सकते ना, जैसे जैसे ये कॉन्टैक्ट हटाना शुरू करोगे तो करंट क्या होगा, अप्रोच करेगा मैक्सिमम वैल्यू से जीरो की तरफ। ये तो है, जब आपने क्लोज करा तो वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू में है, करंट यहाँ पे अपनी कैसी वैल्यू में है, मैक्सिमम वैल्यू में। और जब आपने कॉन्टैक्ट हटाना शुरू करा, ये जब कॉन्टैक्ट हटा दिया तो करंट किधर से किधर को भागा, मैक्सिमम से किधर को भागा, जीरो की तरफ भागा। अब जैसे जैसे आप करंट कम करोगे, क्या आप फ्लक्स चेंज कर रहे हो? खुद ही सोचो, करंट बढ़ाते हो तब भी फ्लक्स चेंज होता है, करंट कम करते हो तब भी क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है, आपका काम क्या है, आप करंट को डिक्रीज़ कर रहे हो, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या होगा, चेंज होगा। जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होता है या इंड्यूस करंट डेवलप होता है। इतनी बातें हैं ना, ये बस जहन में रखनी है, लिखनी थोड़ी है, समझ लो ना पहले कंसेप्ट को अच्छे से। ठीक है, तो इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट क्या हो जाता है, आपका डेवलप होना शुरू होता है। अब उसका नेचर देखना है, आप मैन्युअली क्या कर रहे हो, करंट को कम कर रहे हो, कॉन्टैक्ट हटा के मैन्युअली करंट को कम कर रहे हो। तो इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट इससे अपोजिट काम करेगा। वो क्या चाहेगा, क्योंकि जैसे ही आप करंट को मैन्युअली कम कर रहे हो तो ऑब्वियसली ब्राइटनेस क्या होगी, कम होगी। तो जैसे आपने करंट को क्या करा, डिक्रीज़ करा, तो ब्राइटनेस होनी तो क्या चाहिए थी, लो होनी चाहिए थी। बट ड्यू टू इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट, जो हमारे इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट है, ईएमएफ तो यहाँ इंड्यूस वाला ही है, उसका ऐसा कुछ पोलैरिटी होगा कि वो चाहेगा कि करंट कम ना हो, करंट बढ़ जाए। ठीक है, तो इंड्यूस ईएमएफ चाहेगा कि ये जो ब्राइटनेस है ये क्या हो, और ग्लो हो जाए। और छोटे सर्किट में ये नुकसान होता है कि इंड्यूस ईएमएफ एक एप्रिशिएबल क्वांटिटी में, एक्सटिंग्विश क्वांटिटी में, बहुत ही खतरनाक विस्फोटक क्वांटिटी में अपोजिट करंट देता है या चेंज को अपोज करता है। तो हमें यहाँ पे क्या ऑब्जर्व हुआ कि ये ज़्यादा ही ओवर ब्राइट हो गया और फिर उसके बाद फट गया, एक्सटिंग्विश हो गया। ये ऑब्वियसली हमारा काम ये था कि ये साथियों ओवर ब्राइट क्यों हुआ, ओवर ब्राइट इसलिए हुआ, इट इज़ ओनली ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट that will be produced from the change in magnetic flux and the change in magnetic flux will be due to the change in the current by F, जो हमने करंट में चेंज करा उसकी वजह से ये है। ठीक है, तो इसका एक एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन था, यू कैन लुक इनटू इट और हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है, ज़्यादा तेज़ तो नहीं हो रही ब्राइटनेस, कम करें, ठीक है ना इतनी, चलो ये चीज़ थी बच्चों, शाबाश। अब एक चीज़ और देखते हैं, जब हमें इतना पता चल गया तो जब हमने एक्सपेरिमेंट भी कर दिया, थ्योरेटिकली भी कर दिया, तो अब हमें कुछ मैथमेटिकल रिलेशंस बनानी चाहिए इसके, है ना। तो मैथमेटिकल रिलेशन सेल्फ इंडक्शन, व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन? सेल्फ इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ विच it opposes any change in the strength of current by inducing an EMF according to the Lenz law in opposite sense। ठीक है, तो मैथमेटिकल रिलेशन इन सेल्फ इंडक्शन, SI सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल नहीं है, सेल्फ इंडक्शन है, आप पूरा लिखे करो। ठीक है, तो मैथमेटिकल रिलेशन इन सेल्फ इंडक्शन क्या है कि फ्रॉम डेटा या एक्सपेरिमेंट वी ऑब्जर्व दैट, डेटा या एक्सपेरिमेंट से हमें ये मिला कि जितना ज़्यादा ऑब्वियसली करंट चेंज होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज होगा। ये आपको पता ही है, जैसे ही आपने मैन्युअली करंट चेंज करा वैसे ही फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज होगा। करंट आपने बढ़ाया फ्लक्स बढ़ जाएगा, करंट आपने घटाया फ्लक्स घट जाएगा, ये आपको पता है। तो फ्रॉम डेटा वी ऑब्जर्व दैट कि जो हमारा फाई है, और फाई यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है,
अब करंट कौन सा करंट है, पेरेंट करंट बोल लो या करंट ड्यू टू बैटरी, बैटरी की वजह से आपका जो करंट है ये है। बच्चों डायरेक्ट हटेगा, कोई कांस्टेंट आना चाहिए इसके कंटेक्स्ट में, ठीक है साथियों, किसके कंटेक्स्ट में, सेल्फ इंडक्शन के कंटेक्स्ट में कोई कांस्टेंट आना चाहिए। तो जब हमने डायरेक्ट हटाया तब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट L आया, phi इज इक्वल टू Li, एंड व्हाट इज L? L इज द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, L इज द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन का भैया ये क्या है बच्चों, साथियों, कोफिशिएंट है। इसकी यूनिट हम निकाल लेंगे अभी। ऑब्वियसली इट इज़ एन स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ फ्लक्स भी स्केलर क्वांटिटी है और आपका करंट भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इसके हम पहली डेफिनेशन बना लेते हैं। तो डेफिनेशन 1 कैसे बनाएंगे, सिंपल सी बात है, L होगा phi बाई आई, L होगा phi बाई आई, यहीं से बनाएंगे। नीचे वाली चीज़ को 1 करते हैं, बस बन गई। ऊपर वाला क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है, चेंज है। ये यहाँ पे अगर आपको दिखे भी ना तो चेंज है, क्योंकि डेल्टा फाई होगा फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल। अब यहाँ पे आइडियली मान के चलते हैं फाई फाइनल फाई है, इनिशियल 0 है। हमेशा नहीं होता इनिशियल 0, हमेशा नहीं होता, अभी है, क्योंकि हम शुरुआत ही तब करेंगे जब बैटरी लगानी शुरू करेंगे, ठीक है। उससे पहले कोई उसमें सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होगा, इसलिए तो ये चेंज है, ठीक है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो आप डेफिनेशन क्या बनाएंगे पहली, कि इट इज़ द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल व्हेन यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट। नीचे वाली चीज़ को 1 करना है। तो कॉइल में जब यूनिट करंट फ्लो करो तो उसमें जितना मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया उसको हम कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कहेंगे। तो इट इज़ द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the coil, it is the change in magnetic flux link with the coil when unit current, when the current flown through the circuit will be unity. So when unit current flows through the coil, ठीक है। और बच्चों यहाँ से इसकी यूनिट लिखना जरा, इसकी यूनिट क्या होगी, डेराइव यूनिट लिखना। फ्लक्स की वेबर होती है, वेबर, और करंट की एम्पियर होती है, तो वेबर एम्पियर इनवर्स, WB A -1, ठीक है, वेबर एम्पियर इनवर्स। ये तो हमारा ये हुआ, क्या चीज़ है भैया ये, बताओ जल्दी, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ देखेंगे इसमें। phi इज इक्वल टू Li हमें पता चला, बहुत बढ़िया, ओके आगे बढ़ेंगे। अब देखो क्या चीज़ है, जब हमें ये पता चल गया कि phi Li के बराबर है, तो अब हम एक और इसकी डेफिनेशन बनाते हैं, ठीक है। वो कैसे बनेगी, अब आप खुद देखो। क्या हमने फैराडे के सेकंड लॉ से ये देखा था कि E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी होता है। अब मैं माइनस नहीं लूँगा, क्योंकि माइनस होता है लेंज लॉ को रिप्रेजेंट करता है, ये है। क्यों ना बच्चे हम यहाँ फाई में Li वैल्यू डाल दें, फाई की वैल्यू Li डाल दें, तो क्या बनेगा, E इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ Li, यही बनेगा। L तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा, तो E की वैल्यू आई L डी आई बाई डी टी, E की वैल्यू आई L डी आई बाई डी टी, ये आपको समझ में आया। E की वैल्यू कितनी है, L डी आई बाई डी टी। माइनस लगाना है वो आपकी मर्जी है, माइनस आप लगा लो, पर माइनस लेंज लॉ को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे भी। तो अब आप डेफिनेशन क्या बना सकते हो, एक और डेफिनेशन बता दो क्या बन सकती है, यहीं से बनाना चाहो अगर, आप ऐसे बोल सकते हो कि L की वैल्यू होगी, L की वैल्यू E है, और डी टी बाई डी आई आएगा, इससे बढ़िया ये डी आई बाई डी टी पूरा नीचे गया, डी आई बाई डी टी, तो ये है। और बच्चों यहाँ E, ये जो E है ये पेरेंट वाला EMF है, ये इंड्यूस है, तो आपको पता होगा ये E इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, इंड्यूस EMF है ना, ये बात है। कुछ बच्चे अभी भी सोच रहे होंगे ये इलेक्ट्रॉन है, नहीं। तो इसकी डेफिनेशन नंबर 2 बनाते हैं, और डेफिनेशन नंबर 2 क्या है, यहीं से बनाओ, नीचे वाली चीज़ को 1 करेंगे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट मतलब अपॉन में टाइम आ जाना,
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना है, 1 है किसी कॉइल से लिंक, और तब उसमें जितना EMF इंड्यूस हुआ उसको हम कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। तो L इज द EMF इंड्यूस in the coil, L is the EMF induced in the coil, ठीक है, when rate of change of current, when rate of change of current is unity, rate of change of current कितना हो, unity हो। तो एक डेफिनेशन आप इसकी ये भी कह सकते हैं, ठीक है, क्लियर है इतना। एक डेफिनेशन आप इसकी ये भी कह सकते हैं, बहुत बढ़िया। अब थोड़ी यूनिट्स की बात कर लेते हैं। जब हमारे बहुत सारे फार्मूले बन गए तो हम इनकी यूनिट्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए, पहले तो हमें ये पता चला कि फाई होता है LI, क्लियर इतना। इसका मतलब L होगा φ/I। तो देखो L की यूनिट क्या बनी, फाई की होती है वेबर, इसकी होती है एम्पियर, तो वेबर एम्पियर इनवर्स। दूसरा हमें पता चला L है E/DI/dt, यही है ना बच्चों, L इज इक्वल टू E/DI/dt, यही है। मैं डायमेंशन निकालना चाहूँगा तो इसी का यूज़ करूँगा, वो मेरे को इतना अच्छा नहीं लग रहा फ्लक्स एक, क्योंकि एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। IT वोल्टेज भी हम निकाल ही लेंगे वर्क और चार्ज से। यहाँ से अगर हम बनाएं तो यूनिट आएगी, ऊपर देखो वोल्ट है और नीचे देखो करंट है, करंट होगा एम्पियर में, और dt है अपॉन में, मतलब सेकंड का इन्वर्स ये होगा। तो इसे अगर ऊपर लिखेंगे तो ये आएगा वोल्ट, फिर आएगा एम्पियर इन्वर्स, और अच्छा एम्पियर पर सेकंड कुछ होता है, Q इज इक्वल टू IT होता है करंट इंटू टाइम, A इंटू T, ये नहीं होता एम्पियर पर सेकंड। तो वोल्ट एम्पियर इन्वर्स और सेकंड इन्वर्स ऊपर जाके सेकंड हो जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं वोल्ट एम्पियर इन्वर्स सेकंड। तो ऐसे लिखना सही होगा, वोल्ट एम्पियर इन्वर्स और सेकंड, ये इसकी दूसरी यूनिट आई। बट इसकी जनरली जो एक्सेप्टेड यूनिट है, फैराडे ने बहुत कंट्रीब्यूशन करा था, उनके नाम पे हमने केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 1 फैराडे बना ही रखा है 96500 कूलम। तो दो बार तो हो नहीं सकता, कन्फ्यूजन हो जाता है। तो हेनरी यहाँ दे दिया आपने, हेनरी और फैराडे एक्सपेरिमेंट दिए थे। तो इसके ऐसा यूनिट हम यूज़ क्या करते हैं, जनरली करते हैं L की, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की। तो ऐसा यूनिट ऑफ L जनरली, ये तो सारी डिराइव क्वांटिटी है, आप यूज़ करोगे हेनरी, HENRY, कैपिटल H से डिनोट होगी। बट जनरली हेनरी इज़ वेरी बिग क्वांटिटी, हेनरी जो है बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। तो जनरली हम मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं माइक्रो हेनरी, और उससे भी बढ़िया करते हैं मिली हेनरी। ये मिली मतलब 10⁻³ हेनरी, और माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 हेनरी, ये चीज़ें, ठीक है, देख लेना, शाबाश।